सो पोटेंशियल एनर्जी से स्टार्ट करेंगे. सो पोटेंशियल एनर्जी ऑफ अ बॉडी इज डिफाइंड एज potential energy of a body is defined as the energy possessed by the body by virtue of its position or configuration in some field. तो पोजीशन और कन्फिगरेशन के वजह से जो एनर्जी पोजेस्ड बाय द बॉडी दैट इज नोन एज पोटेंशियल एनर्जी. तो पोजीशन मतलब किस हाइट पे रखा है, तो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी मतलब किस हाइट पे ऑब्जेक्ट रखा है उस पे उस कितना पोटेंशियल एनर्जी होगा, वो हम लोग mgh करके निकालते जो है, वो पोजीशन पे डिपेंडेंट है. उसके अलावा कन्फिगरेशन मतलब स्प्रिंग का जो इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी है वो उस कन्फिगरेशन पे डिपेंडेंट है कि तुम उसको कंप्रेस कर रहे हो या फिर इलोंगेट कर रहे हो, कितना कंप्रेस कर रहे हो, कितना इलोंगेट कर रहे हो, इस पे तुम्हारा जो पोटेंशियल एनर्जी डिपेंड करता है, उसको हम लोग इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी कहते हैं. सो पोटेंशियल एनर्जी इज द एनर्जी दैट कैन बी एसोसिएटेड विद द कन्फिगरेशन or arrangement of a system of object that exerts force on one another. So obviously if configuration of the system changes, then its potential energy changes. तो अगर configuration किसी भी चीज का चेंज करेगा, सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स का चेंज करेगा, तो उसका पोटेंशियल एनर्जी भी चेंज करेगा. सो because of gravitational attraction of masses towards each other arises the gravitational potential energy. तो कन्फिगरेशन के चेंज करने से इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी और ग्रेविटेशन के जो ग्रेविटेशनल अट्रैक्शन के वजह से जो एनर्जी आता है वो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी. नाउ दिस टाइप ऑफ एनर्जी इज हिडन अंटिल द ऑब्जेक्ट इज अलाउड टू फॉल. मतलब एक ऑब्जेक्ट में पोटेंशियल एनर्जी है, एक तभी पता चलेगा जब इसको वहां फिर से रिलीज करोगे, किसी हाइट से छोड़ोगे तो वो नीचे गिरेगा, स्पीड उसका इंक्रीज करेगा. दैट इज बिकॉज ऑफ द ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी विच इज स्टोर्ड इन इट at a particular height. So potential energy can be stored in objects by compressing them, stretching them, bending them or twisting them in shape. This is called elastic potential energy. दो तरीके का potential energy हो गया, एक हो गया gravitational potential energy, ठीक है, जो हम लोग बात कर रहे हैं. Gravitational potential energy basically किसी भी हाइट पे अगर हम एक ऑब्जेक्ट को ले जाते हैं तो उसके अंदर जो पोटेंशियल एनर्जी स्टोर्ड होता है वो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी हो गया. और किसी भी ऑब्जेक्ट के अगर उसके कन्फिगरेशन को आप चेंज कर रहे हो, कन्फिगरेशन इन द सेंस उसके शेप को चेंज कर रहे हो, तो उस केस में या तो कंप्रेस कर रहे हो या स्ट्रेच कर रहे हो, बेंड या ट्विस्ट कर रहे हो, इन सभी में जो पोटेंशियल एनर्जी होगा उसको हम लोग इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी. ठीक है. सो दो तरीके का पोटेंशियल एनर्जी हम लोगों ने देखा. एक हम लोगों ने देखा ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी, एंड द अदर वन इज इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी. ठीक है. सो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी एंड इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी, दो पोटेंशियल. क्लियर है सभी को? Now gravitational potential energy. Gravitational potential energy of a body is the energy possessed by the body by virtue of its position above the surface of earth. तो देखो सरफेस ऑफ अर्थ के ऊपर किस पोजीशन पे ऑब्जेक्ट को लेके जा रहे हैं वो उसका ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी डिसाइड करता है कि कितने हाइट पे उसको लेके जा रहे हैं. सो एनर्जी पोजेस्ड बाय अ बॉडी बाय वर्च्यू मतलब जिसके वजह से, किस वजह से? बिकॉज ऑफ इट्स पोजीशन अबव द सरफेस ऑफ अर्थ. ठीक है. टू कैलकुलेट द ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी, सपोज m इज द मास ऑफ द बॉडी, किसी भी ऑब्जेक्ट का मास m है, g इज द एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी ऑन द सरफेस ऑफ अर्थ. ठीक है. एंड h इज हाइट फ्रॉम विच द ऑब्जेक्ट height through which the object is raised. कितने हाइट तक हम उसको उठा कर लेके गए. If we assume that height h is not too large and the value of g is practically constant over this height, then the force applied just to overcome gravitational attraction is mg. अगर हम कहते हैं कि इसको ये जो हाइट है बहुत ज्यादा हम लोग नहीं इसको ऊपर लेके जा रहे हैं, right? So h is very very less than r.
रेडियस ऑफ अर्थ, उस केस में हम लोग ये मानते हैं कि इस दौरान यहाँ से यहाँ उठाए ले जाने के दौरान इसका एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी कांस्टेंट. So it is constant throughout the journey in which the object is raised from this position A that is on the surface to a position B which is at a height h. So ये जो हम लोग move कर रहे हैं इस दौरान is during this time the whole journey the weight of the object या the force which we have to apply, minimum force which we have to apply to just overcome the gravitational attraction is equal to the weight of the body. mg के बराबर ही फोर्स लगाना पड़ेगा. अगर हम उसको एक्सेलरेट करके नहीं बिल्कुल धीरे धीरे उठा के लेके जाना चाहते हैं तो हमें जो फोर्स लगाना पड़ेगा दैट इज इक्वल टू mg, उसको उस हाइट तक ले जाने के लिए. As the distance moved in the direction of force applied, as the distance moved is in the direction of force applied, therefore work done is equal to force into distance. So force है हमारा F into H हो जाएगा वर्क डन. So अब ये जो F into H है, F को हम लोग लिख सकते हैं M into G हो जाएगा, right? M into G into H हो जाएगा. So F into H means mgh हो गया. So force into distance is mgh. Clear है? Yes, sir. Note that we have taken the upward direction to be positive. जो ऊपर जो जाने का डायरेक्शन है उसको हम लोग जनरली पॉजिटिव लेते हैं. Therefore work done by applied force is equal to plus of mgh because upward direction is taken as positive और ऊपर जाने का डायरेक्शन पॉजिटिव ले रहे हैं और जो ऊपर फोर्स लगा रहे हैं वो भी जो फोर्स हम लोग लगा रहे हैं इसको ऊपर मूव कराने के लिए वो भी उसी डायरेक्शन में है. सेम डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट हो रहा है जिधर फोर्स लगा रहे हैं तो जो वर्क डन होगा वो क्या हो जाएगा प्लस ऑफ mgh. वर्क डन बाय ग्रेविटेशनल फोर्स, ग्रेविटेशनल फोर्स लग रहा है नीचे विच इज इक्वल टू mg और यहाँ पे हाइट है ऊपर तो दोनों ऑपोजिट डायरेक्शन में है तो वर्क डन क्या हो जाएगा माइनस mgh. ठीक है, तो यहाँ अपवर्ड डायरेक्शन को पॉजिटिव ले रहे हैं इसीलिए यहाँ वर्क डन प्लस mgh था, है ना, और यहाँ पे बिकॉज डाउनवर्ड डायरेक्शन नेगेटिव है तो वर्क डन यहाँ पे माइनस mgh हो जाएगा. दिस वर्क गेट्स स्टोर्ड एज पोटेंशियल एनर्जी. तो ये जो वर्क है दिस इज स्टोर्ड एज पोटेंशियल एनर्जी. So the gravitational potential energy of a body as a function of height h is denoted by u of h. ठीक है, and it is negative of work done by the gravitational force in raising the body to that height. So gravitational potential energy u of h is equal to mgh. ठीक है. Now relation between conservative force and potential energy of the system. So when a force Fx acting on a body displaces it through a distance delta x in the direction of the force, work done by the force on the body will be equal to Fx into delta x. Now, as gravitational potential energy delta U is equal to minus delta W, so this is minus Fx into delta x. ठीक है, so जो gravitational potential energy होगा that will be negative of the work done. ठीक है, तो नेगेटिव ऑफ द वर्क डन सो माइनस ऑफ एफ एक्स डी एक्स हो गया. तो एफ एक्स अगर हम लोग करेंगे तो माइनस डेल यू अपॉन डेल एक्स होता है. मतलब चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी विथ रिस्पेक्ट टू दिस डिस्टेंस विल गिव यू द फोर्स बेसिकली. सो ये हम लोग करते भी हैं. एफ एक्स इज इक्वल टू माइनस डी यू अपॉन डी एक्स, ये काफी यूज करेंगे हम लोग. ठीक है, सो ये रिलेशन बहुत इंपॉर्टेंट है. सो व्हेन अ फोर्स एफ एक्स acting on a body displaces it through a distance delta x in the direction of force, work done by the force on the body is Fx delta x, which is delta U. Gravitational potential energy delta U is minus delta W, that is minus Fx delta x. So Fx will be minus del U by del x. अब delta x tends to 0, so that means Fx is equal to
ठीक है, fx इज इक्वल टू लिमिट डेल्टा x टेंड्स टू 0 डेल्टा u अपॉन डेल्टा x। तो ये हम लोग अभी बात कर रहे थे fx इज इक्वल टू डेल्टा u अपॉन डेल्टा x, यहाँ माइनस साइन मिसिंग है, ठीक है। सो दिस इज इक्वल टू माइनस ऑफ डेल u अपॉन डेल x, और fy क्या हो जाएगा, दिस इज माइनस डेल u बाई डेल y, fz इज इक्वल टू माइनस डेल u बाई डेल z। तो ये जो है ना, ये जो ऑपरेटर है इसको पार्शियल डिफरेंशिएशन कहते हैं। सो पार्शियल डिफरेंशिएशन का मतलब होता है कि हम u को x के रेस्पेक्ट में जब डिफरेंशिएट करेंगे तो y और z को कांस्टेंट रहे। डेल u बाई डेल y मतलब इसको y के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे तो x और z कांस्टेंट रखेंगे, और डेल u बाई डेल z का मतलब कि z के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे और यहाँ पे x और y कांस्टेंट होगा, ठीक है। नाउ f इज इक्वल टू fx प्लस, सो जो पूरा फोर्स है उसको अगर तीनों कंपोनेंट के टर्म्स में लिखेंगे तो हमारा क्या हो जाएगा, द होल फोर्स F इज इक्वल टू IFX प्लस JFY प्लस KFZ। अब इसमें जो Fx है उसके जगह माइनस डेल यू बाई डेल एक्स आई लिख लेंगे, Fy के जगह माइनस डेल यू बाई डेल वाई जे, और Fz के जगह माइनस डेल यू बाई डेल जेड और k लिख लेंगे। माइनस साइन बाहर लेके u को सब में से बाहर कर लेंगे तो डेल बाई डेल एक्स आई, डेल बाई डेल वाई जेड और डेल बाई डेल जेड के, इसको हम लोग बाहर कर लेते हैं कॉमन लेके, u को बाहर निकाल देंगे। तो ये जो पूरा ऑपरेटर है इसको डेल ऑपरेटर कहते हैं, माइनस ऑफ डेल अपॉन डेल इंटू यू एफ। सो ये जो डेल है दिस इज इक्वल टू डेल ऑपरेटर या पार्शियल डिफरेंशियल। ठीक है, इसका अभी बहुत ज्यादा यूज नहीं होगा, जो बहुत ही डिफिकल्ट ये एडवांस लेवल के क्वेश्चंस होते हैं वहां ज्यादा जरूरत होता है, तो सीबीएसई में बहुत ज्यादा यूज नहीं होगा इसका, तो इसीलिए डरने की जरूरत नहीं है। बस मैंने जो वो लिखा था f इज इक्वल टू माइनस डी यू अपॉन डी एक्स, ठीक है, या f ऑफ x इज माइनस डी यू अपॉन डी एक्स, ये ध्यान रखोगे तो काफी है तुम्हें। क्लियर है बच्चों? Yes, sir. So mathematically, the potential energy Ux is defined if the force Fx can be written as minus of du upon dx. देखो यहाँ पे बताया भी हुआ। So this implies that अगर हम लोग इसको इंटीग्रेट करते हैं तो हमारा ये क्या हो जाएगा, dx को इधर लेके मल्टीप्लाई कर लोगे, so fx dx is equal to minus du हो गया, इसको इंटीग्रेट कर लो, राइट। इंटीग्रेट करोगे तो जो पोटेंशियल एनर्जी है वो क्या है, इनिशियल से फाइनल तक वेरी करेगा, ui से uf तक, राइट। और fx dx को आप इंटीग्रेट कर लो xi से xf तक, और दैट इज इक्वल टू माइनस ऑफ u फाइनल, माइनस ऑफ, माइनस साइन है यहाँ पे, माइनस बाहर लोगे ये क्या हो जाएगा, u फाइनल माइनस u इनिशियल, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, तो उसको अंदर लेके चले जाओगे तो ये क्या हो जाएगा, इनिशियल माइनस फाइनल। सो इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी माइनस फाइनल पोटेंशियल एनर्जी इज वर्क डन बेसिकली। सो चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी इज वर्क डन। तो आप जो वर्क डन कर रहे हो वो क्या हो रहा है, पोटेंशियल एनर्जी के फॉर्म में स्टोर हो रहा है, वो इसी मैथमेटिकल एक्सप्रेशन से आता है। सो व्हाटएवर वर्क इज डन बाय एन एक्सटर्नल फोर्स on a system of particle, that is stored as potential energy. So that is initial potential energy minus final potential. Is it clear? Yes, sir. तो पोटेंशियल एनर्जी जब आदमी स्पेंड करेगा तो उससे वर्क डन होगा। मान लो इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी ज्यादा है फाइनल पोटेंशियल एनर्जी से, तो यू आई माइनस यू एफ क्या है, द अमाउंट ऑफ पोटेंशियल एनर्जी स्पेंड बाय द सिस्टम ऑफ पार्टिकल, that potential energy is utilized in doing that work, fx into dx. Fx dx क्या है, work done, so that potential energy is used to do that amount of work. Clear है? Yes, sir. So you will see that
That is the work done by conservative force like gravity in taking the body from initial position xi to final position xf is equal to the difference between initial and final potential energy. So work done by a conservative force is equal to the change in potential energy, that is difference between initial and final potential. So when the body is released from height edge, it comes down with an increasing speed. The velocity v with which the body hits the ground is calculated from the fact that gravitational potential energy of the body at flight edge, at height edge manifests itself as kinetic energy of the body of reaching the ground, after reaching the ground. So basically क्या है कि ये जो potential energy किसी भी object में stored है, वो क्या होता है, kinetic energy में convert हो जाता है. ये हम लोग अभी पढ़ेंगे भी जो आगे मैकेनिकल एनर्जी का कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी पढ़ेंगे, तो वहाँ डिटेल में भी करेंगे. प्रीवियस क्लासेस में ऑलरेडी तुम जानते हो, छोटे क्लासेस में हम लोग ऑलरेडी पढ़ चुके हैं कि कोई भी ऑब्जेक्ट अगर किसी हाइट एच पे है, राइट, so if an object is at a height h, so this potential energy mgh will be equal to half mv square, right? So v square is equal to 2gh हो गया और v is equal to root under 2gh. So that's written there. So the potential energy gets converted into kinetic energy, and the final speed with which the object hits the ground after falling through a distance of height h is v is equal to root under 2gh. Clear है सभी को? So potential energy is defined only for conservative forces. ये ध्यान रखो, potential energy जो है हम लोग define ही करते हैं बस conservative forces के लिए. It does not exist for non-conservative forces. तो नॉन कंजर्वेटिव फोर्सेस होगा तो वहां पे पोटेंशियल एनर्जी नहीं होगी, ठीक है. जैसे नॉन कंजर्वेटिव फोर्स क्या है, फ्रिक्शन है नॉन कंजर्वेटिव फोर्स. तो फ्रिक्शन जो वर्क डन करेगा किसी भी ऑब्जेक्ट पे, वो एनर्जी स्टोर नहीं होता है पोटेंशियल एनर्जी के फॉर्म में. तुम नोटिस किया होगा फ्रिक्शन की वजह से क्या है, हीट एनर्जी के फॉर्म में वो गायब हो जाएगा बेसिकली, है ना, एनवायरनमेंट में रिलीज हो जाएगा. तो बिकॉज ये सराउंडिंग में रिलीज हो जाता है एनर्जी, हीट एनर्जी, तो इसीलिए तुम देखो कि नॉन कंजर्वेटिव फोर्स कभी भी पोटेंशियल एनर्जी के फॉर्म में स्टोर नहीं करेगा एनर्जी. सो पोटेंशियल एनर्जी इज डिफाइंड ओनली फॉर कंजर्वेटिव फोर्सेस. इट डज नॉट एग्जिस्ट फॉर नॉन कंजर्वेटिव फोर्सेस. क्लियर? पोटेंशियल एनर्जी डिपेंड्स अपॉन फ्रेम ऑफ रेफरेंस. इट मे बी पॉजिटिव और नेगेटिव. तो फ्रेम ऑफ रेफरेंस मतलब कहां से तुम हाइट मेजर कर रहे हो, है ना. तो हम लोग अपने कन्वीनियंस के लिए क्या है कि ये टेबल के जो जिस टेबल पे हम पढ़ा रहे हैं वो टेबल को भी हम लोग जीरो हाइट मान सकते हैं, मतलब बेसिकली रेफरेंस पॉइंट मान सकते हैं. और इससे अगर हाइट एच पे लेके गए हैं तो हम लोग बोलेंगे पोटेंशियल एनर्जी mgh है, दैट इज हाइट फ्रॉम दिस टेबल एंड नॉट फ्रॉम द ग्राउंड. ठीक है. तो क्यों? क्योंकि हमने ये जो टेबल के जो पोटेंशियल एनर्जी है, टेबल पे पोटेंशियल एनर्जी जीरो मान लिया है, तो उसको हमने रेफरेंस पॉइंट मान लिया है, फ्रेम ऑफ रेफरेंस. सो पोटेंशियल एनर्जी डिपेंड्स अपॉन फ्रेम ऑफ रेफरेंस. इट मे बी पॉजिटिव और नेगेटिव. मतलब इस फ्रेम ऑफ रेफरेंस से अब ऊपर जाएंगे तो पॉजिटिव हो जाएगा और इस फ्रेम ऑफ रेफरेंस से नीचे जाएंगे तो नेगेटिव हो जाएगा. ठीक है. सो बाय कन्वेंशन in a conservative field, potential energy is equal to negative of work done in moving a body from some reference position to a given position. Clear है? Yes, sir. So potential energy क्या होगा? Negative of work done. हम लोग कर भी रहे थे, FDX क्या था? UI minus UF था. तो UF माइनस UI करोगे तो क्या हो जाएगा? माइनस ऑफ FDX हो जाएगा. तो नेगेटिव ऑफ द वर्क डन. क्लियर है? क्लियर है बच्चों? Yes, sir. Now body in motion may or may not have potential energy. तो कोई भी ऑब्जेक्ट अगर मूव कर रहा है तो मूवमेंट की वजह से काइनेटिक एनर्जी होता है. तो अगर कोई ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है तो कोई जरूरी नहीं है उसमें पोटेंशियल एनर्जी हो. So an object which is moving
may or may not have potential energy. Next, the formula of potential energy is equal to mgh is in fact the gravitational potential energy of Earth body system. The height h is taken above some reference level which is defined in the given problem. तो प्रॉब्लम टू प्रॉब्लम हम डिफाइन करते हैं कि रेफरेंस लेवल किसको मान रहे हैं, टेबल को मान रहे हैं, ग्राउंड को मान रहे हैं, या बिल्डिंग के छत को मान रहे हैं. हम लोग रेफरेंस लेवल किसको मान रहे हैं वो हमारा प्रॉब्लम टू प्रॉब्लम वेरी करेगा. So if reference level is taken as surface of Earth, then variation of gravitational potential energy with height is obviously linear in nature. तो अगर हम surface of Earth को मान लेते हैं हमारा reference level, तो उस केस में variation of gravitational potential energy with height is linear in nature, है ना? So by convention, gravitational potential energy of a body is said to be positive when work is done by the body in returning to its reference point. Similarly, gravitational potential energy of the body gravitational potential energy of the body is said to be negative when work is done on the body to bring it back to the reference place. तो अब अगर हम लोग को देखो यहाँ पे क्या कह रहा है कि ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी को पॉजिटिव लेंगे जब वर्क इज डन बाय द बॉडी इन रिटर्निंग टू इट्स रेफरेंस पोजीशन. वर्क इज डन बाय द बॉडी, ठीक है. वर्क इज डन ऑन द बॉडी मतलब तब वहां पे ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी नेगेटिव लेंगे, ठीक है ना. So work done ऐसे क्या होता है, work done on the body is positive and work done by the body is negative. But because हमने क्या बोला कि जो potential energy था U that was equal to minus of f dx, है ना, हमने minus of f dx बोला था, negative of work done. तो इसीलिए अगर work done जहाँ पे positive होगा वहाँ gravitational potential energy negative होगा, और जहाँ work done negative है वहाँ gravitational potential energy positive. Clear है? Yes, sir. Now, work done in assembling a body from infinitesimally small fragments distributed initially at infinite separations is also stored in the body itself in the form of self-potential energy. तो जो infinitesimally separated body है, उन सब को अगर हम लोग को एक पॉइंट पे लाके इकट्ठा करना है, तो वहां पे जो वर्क डन होगा that is known as the self potential energy, जो कि उस ऑब्जेक्ट में स्टोर रहता है. और वही सेल्फ पोटेंशियल एनर्जी को जब हम लोग बेसिकली बॉम्ब, कोई भी बॉम्ब ब्लास्ट होता है, तो बेसिकली कोई भी क्रूड बॉम्ब जब when it goes away, तो वो सारे जो उसमें मास के पार्टिकल्स वो अलग अलग जाते हैं. क्यों? क्योंकि वो इकट्ठा करने में जो हमने फोर्स लगाया था उन लोग को साथ में इकट्ठा करने में, वो सारा फोर्स जो है वो बाइंडिंग फोर्स खत्म हो जाता है. तो खत्म हो जाने की वजह से ये सेल्फ पोटेंशियल एनर्जी जो है काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट. नाउ इफ यू सी दिस प्रॉब्लम, क्वेश्चन सेज how high must a body be lifted so that it gains potential energy equal to its kinetic energy while moving with the velocity of 30 meter per second. तो आप ये देखो कि इसमें बोल रहा है कि इसको किस हाइट पे ले जाएंगे कि जो पोटेंशियल एनर्जी है वो काइनेटिक एनर्जी के बराबर हो जाए. काइनेटिक एनर्जी के बराबर होने के लिए ये m और m कैंसिल हो गया, तो h इज इक्वल टू v स्क्वायर बाई 2g हो जाएगा. तो वैल्यू पुट कर लो 30 into 30 डिवाइडेड बाई 2 into 10. So this is 900 by 20, that is 45 meters. क्लियर है बच्चों? Yes, sir. नाउ पोटेंशियल एनर्जी, अभी हम लोग ने ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी किया,
अब हम लोग इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी करेंगे. पोटेंशियल एनर्जी ऑफ ए स्प्रिंग मतलब इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी. ठीक है. अब a definite amount of work has to be done against the restoring force both in compressing or in stretching the spring. तो अगर हमको एक स्प्रिंग को कंप्रेस करना है या स्ट्रेच करना है, दोनों केस में we'll have to do some amount of work, right? Because we'll have to apply some force. So definite amount of work has to be done against the restoring force. और ये वर्क डन क्यों कर रहे हैं? क्योंकि अगर किसी चीज को हम खींचना चाहें, मान लो स्प्रिंग को इलोंगेट करना चाहेंगे, तो रीस्टोरिंग फोर्स ऑपोजिट डायरेक्शन में एक्ट करेगा. उस रीस्टोरिंग फोर्स के अगेंस्ट हम लोग को फोर्स लगाना पड़ेगा. और बिकॉज उस रीस्टोरिंग फोर्स के अगेंस्ट फोर्स लगा रहे हैं, तो वर्क डन इज अगेंस्ट द रीस्टोरिंग फोर्स both in compressing or in stretching the spring. So this work done is stored in the spring in the form of elastic potential energy of the spring. Okay. So work done is stored in the spring in the form of elastic potential energy. Right. So now potential energy of a spring is the energy associated with the state of compression or expansion of an elastic spring. To calculate it, consider an elastic spring OA of negligible mass. मान लो एक हमारे पास स्प्रिंग है, it has a negligible mass, right? So negligible mass का एक स्प्रिंग कंसिडर किया. The end O of the spring is fixed to a rigid support. ये जो O है, it is fixed to a rigid support. So end O of the spring is fixed to a rigid support, and a body of mass M is attached to a free end A. एक body of mass M is attached to free end A. Let the spring be oriented along x-axis and the body of mass M lie on the perfectly frictionless horizontal table. मान लो ये जो horizontal table है, this is frictionless. ठीक है, मतलब बस कंजर्वेटिव फोर्स एक्ट करेगा, तब नॉन कंजर्वेटिव फोर्स हमने हटा दिया. द पोजीशन ऑफ द बॉडी ए व्हेन स्प्रिंग इज अनस्ट्रेच्ड इज चोजन एज द ओरिजिन. तो जहां पे स्प्रिंग अनस्ट्रेच्ड है, नेचुरल लेंथ पे है, उसको हम लोग ओरिजिन मान लेते. क्लियर है? नाउ व्हेन द स्प्रिंग इज कंप्रेस्ड और इलोंगेटेड, मान लो हमारे पास ये जो स्प्रिंग है, तो ये नेचुरल पोजीशन है, मान लो x. अगर इसको हम लोग कंप्रेस करते हैं या इलोंगेट करते हैं, मान लो इसको कंप्रेस किया तो इधर कंप्रेस कर दिया, और बाद में अगर इलोंगेट किया तो यहाँ पे आ गया. ठीक है, तो कंप्रेशन या इलोंगेशन करते हैं अगर, सो व्हेन द स्प्रिंग इज आइदर कंप्रेस्ड और इलोंगेटेड, it tends to recover its original length. So on account of elasticity, the force trying to bring the spring back to its original configuration is called restoring force or spring force. तो ये जो फोर्स, इसको जैसे जब कंप्रेस करोगे तो रिस्टोरिंग फोर्स इधर लगेगा, जब इलोंगेट करोगे तो रिस्टोरिंग फोर्स इधर लगेगा, है ना. वो क्या करेगा, उसका टेंडेंसी क्या होगा, इट विल ट्राई टू ब्रिंग it to its original configuration, bring back to its original configuration. For a small stretch of compression, spring obeys Hooke's law. अगर compression small है, मतलब delta x अगर बहुत छोटा है, तो उस केस में जो ये जो the spring will obey the Hooke's law for a spring. So that is for a spring. Hooke's law क्या कहता है कि restoring force is proportional to stretch or compression. So restoring force हमेशा नेगेटिव से शो करते हैं, क्योंकि हमेशा जो डिस्प्लेसमेंट है उसके ऑपोजिट डायरेक्शन में लग रहा होता है. इसीलिए f और x के बीच में रिलेशन निकालना है तो माइनस f इज प्रोपोर्शनल टू x लिखेंगे. रिस्टोरिंग इसीलिए नेगेटिव, जिधर डिस्प्लेसमेंट होगा उसका ऑपोजिट डायरेक्शन, इसलिए x को अगर पॉजिटिव लेंगे तो f को नेगेटिव लेंगे. That's why we are writing minus f is proportional to x, or
अगर प्रोपोर्शनैलिटी साइन को इक्वालिटी साइन से रिप्लेस कर दें यहाँ पे, तो उस केस में माइनस एफ इज इक्वल टू के इंटू एक्स हो जाएगा, वेयर के इज द स्प्रिंग कांस्टेंट. के इज अ कांस्टेंट बेसिकली. हियर दैट कांस्टेंट इज स्पेसिफिकली नोन एज स्प्रिंग कांस्टेंट. और स्प्रिंग कांस्टेंट क्या है? उस मटेरियल पे डिपेंड करेगा जिस मटेरियल का ये स्प्रिंग बना है ना, इलास्टिसिटी वगैरह पे हम लोग का डिपेंड करता है. तो स्प्रिंग कांस्टेंट जो है वो माइनस एफ इज इक्वल टू के एक्स हो गया, जिसको हम लोग स्प्रिंग कांस्टेंट कहते हैं. अगर डायरेक्शन वगैरह नहीं कंसिडर करना है तो ऐसे याद कर सकते हो, एफ इज इक्वल टू के इंटू एक्स. नाउ वेयर के इज अ कांस्टेंट ऑफ द स्प्रिंग एंड इज कॉल्ड स्प्रिंग कांस्टेंट, we may define spring constant as the restoring force per unit length of the spring. तो k को हम लोग क्या डिफाइन कर सकते हैं? माइनस ऑफ f अपॉन x. restoring force per unit length is basically your spring constant. So unit of k is, तो फोर्स का यूनिट न्यूटन है, x का यूनिट मीटर है, तो न्यूटन पर मीटर. तो यूनिट ऑफ के इज न्यूटन पर मीटर और डाइन पर सेंटीमीटर सीजीएस में. के का अगर हम लोग को डायमेंशन लिखना है, सो द डायमेंशन ऑफ के इज, फोर्स के लिए m1 l1 t-2, लेंथ के लिए l, तो ये l कैंसिल हो गया, m1 l0 t⁻⁻2 हो जाता है. नाउ सम मोर इंफॉर्मेशन अबाउट फोर्स कांस्टेंट और स्प्रिंग कांस्टेंट. तो ये कुछ और इसके प्रॉपर्टीज के बारे में हम लोग अभी देखेंगे. So k is equal to minus f by x. Therefore, ये जो 15th इक्वेशन है, k is equal to minus of f upon x हो जाएगा. Therefore, a force constant of spring is equal to slope of force versus stretch curve. ठीक है. So its units are Newton per meter and dimension is m1 l0 t-2, या m1 t-2 l नहीं लिखते हैं. Now greater the force, so greater the force constant of a spring, smaller will be the stretch or compression of the spring. ठीक है. तो यहाँ पे जब हम लिख रहे हैं कि f is equal to minus k by x, है ना, k is equal to minus of f by x हम लोग लिख रहे हैं. सो उस केस में स्प्रिंग कांस्टेंट k इज माइनस ऑफ f अपॉन x. सो f क्या है? यहाँ पे फोर्स है, ठीक है, डिवाइडेड बाय द स्ट्रेच, कंप्रेशन और स्ट्रेच. सो अगर स्ट्रेच या कंप्रेशन स्मॉलर है तो k का वैल्यू क्या है? लार्जर है. स्मॉलर विल बी द स्ट्रेच और कंप्रेशन, ग्रेटर इज द force constant. So therefore a spring with greater force constant is said to be stiffer. जिसका force constant ज्यादा है वो stiff होगा. The spring with smaller force constant is soft. ठीक है. force constant small होगा तो that means x का वैल्यू ज्यादा होगा, compression और elongation ज्यादा होगा, तो soft spring में वो करना possible. क्लियर है बच्चों? Yes sir. फोर्स लगा के ज्यादा कंप्रेस तब कर पाएंगे जब सॉफ्ट होगा स्प्रिंग, मतलब स्प्रिंग कांस्टेंट कम होगा. और कम कंप्रेशन तब कर पाएंगे जब स्प्रिंग कांस्टेंट ज्यादा होगा, उस केस में स्टिफ होगा स्प्रिंग. ये बहुत इंपॉर्टेंट है. ठीक है. Hence, force constant of a spring is numerically equal to force required to produce a unit displacement in the spring. The value of k depends on length of the spring L, radius of the spring R and nature of the spring. K क्या क्या चीज पे डिपेंड कर रहा है? देखो, L पे डिपेंड कर रहा है, लेंथ ऑफ द स्प्रिंग पे. K R रेडियस ऑफ द स्प्रिंग पे डिपेंड कर रहा है, लेंथ ऑफ द स्प्रिंग पे, और नेचर ऑफ द स्प्रिंग वायर, किस चीज का वो वायर बना हुआ है. ठीक है. सो K डिपेंड्स ऑन, मान लो ये L है, इस पे डिपेंड करेगा. उसके अलावा ये जो रेडियस है R, इस पे डिपेंड करेगा. ठीक है. और उसके अलावा ये मटेरियल जिसका बना हुआ है उस पे डिपेंड करता है. ये तीन चीज पे K का वैल्यू डिपेंड करता है. अब इट इज एस्टैब्लिश्ड, एक्सपेरिमेंटली ये निकाला गया है कि भाई K इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू L. मतलब जितना लंबा स्प्रिंग है K उतना कम होगा, जितना छोटा स्प्रिंग है K उतना ज्यादा होगा. सो स्मॉलर द लेंथ ऑफ स्प्रिंग, ग्रेटर विल बी द फोर्स कांस्टेंट एंड वाइस वर्सा. ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है. इस पे बेस्ड एक
न्यूमेरिकल पिछले साल आईआईटी में आया था, सेम कॉन्सेप्ट, और बच्चों को ये याद नहीं था क्योंकि ये नॉर्मल इसमें सिनेरियो में तुम नहीं पढ़, हम लोग नहीं पढ़ते हैं इसको। K इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू L, ये हम लोग नॉर्मल सिनेरियोज में नहीं पढ़ते हैं, किसी भी किताब में तुमको नहीं मिलेगा, राइट। तो ये बेसिकली सीबीएसई में देखो बताया हुआ है, मतलब जो हम लोग बोर्ड एग्जाम्स वाले सिलेबस में ये बताया हुआ है, तो इसको यूज करके क्वेश्चन पूछा हुआ था। तो जिनको ये नहीं पता है वो नहीं बना पाए थे वो क्वेश्चन। सो स्मॉलर हम लोग करेंगे भी, जब ये चैप्टर के क्वेश्चंस न्यूमेरिकल्स कर रहे होंगे तब हम लोग इसको करेंगे। So smaller the length of spring, greater will be the force constant and vice versa. The negative sign in equation 15 indicates that the restoring force is directed always towards the equilibrium position. Right? So F is equal to minus kx जो हम लोग देख रहे थे ना, माइनस साइन ये रिप्रेजेंट कर रहा था कि restoring force is directed towards the equilibrium position. Let the body be displaced further through an infinitesimally small distance dx against the restoring force. मान लो एक बॉडी को हम लोग has been displaced further through an infinitesimally small distance dx against the restoring force. तो हम लोग क्या करते हैं, जहां x तक खींचा हुआ है dx से और हम लोग उसको स्ट्रेच कर देते हैं, ठीक है। उस केस में so small amount of work done in increasing the length of the spring by dx, मान लो जो ऑलरेडी x एक्सटेंशन है तो dw is equal to minus of f dx हो जाएगा। अगर हम उसको फर्दर ये कर देते हैं, ये हमारा कंप्रेस्ड है ऑलरेडी x से, इसको फर्दर हम लोग dx से मूव कर देते हैं, राइट। तो फोर्स रीस्टोरिंग फोर्स लग रहा है इधर, तो फोर्स इधर लग रहा है, तुम डिस्प्लेसमेंट dx इधर कर रहे हो, तो वर्क डन क्या हो जाएगा, माइनस ऑफ f इंटू dx, क्योंकि f रीस्टोरिंग फोर्स राइट डायरेक्शन में लग रहा है और इसमें जो फर्दर कंप्रेशन कर रहे हैं वो लेफ्ट डायरेक्शन में कर रहे हैं, दोनों ऑपोजिट डायरेक्शन में है, तो ये क्या हो जाएगा, माइनस ऑफ f इंटू dx हो जाएगा। क्लियर है? क्लियर है बच्चों? Yes, sir. Yes, sir. सो माइनस ऑफ f इंटू dx हो जाएगा, तो इसको f को हम लोग माइनस kx करेंगे, माइनस माइनस कैंसिल हो गया, kx dx हो गया वर्क डन, राइट। सो टोटल वर्क डन इन गिविंग डिस्प्लेसमेंट x टू द बॉडी कैन बी ऑब्टेन बाय इंटीग्रेटिंग फ्रॉम x इज इक्वल टू 0 टू x इज इक्वल टू x। तो ये तुम्हारा dw था, इसको इंटीग्रेट कर देंगे तो मैं नेट वर्क डन w निकल जाएगा। kx dx का इंटीग्रल, x का लिमिट 0 से लेके x तक लेना है, तो ये बेसिकली क्या आ जाए, kx स्क्वायर बाई 2, x इज इक्वल टू 0 टू x, और kx स्क्वायर बाई 2 मतलब हाफ kx स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। सो वर्क डन इज इक्वल टू हाफ kx स्क्वायर। सो दिस वर्क डन इज स्टोर्ड इन द स्प्रिंग एज पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द स्प्रिंग। तो ये जो वर्क डन कर रहे हैं ये क्या हो जाएगा, पोटेंशियल एनर्जी ऑफ स्प्रिंग के फॉर्म में स्टोर हो जाएगा। So because we are doing some work on the spring, so energy will be stored in the spring, and the amount of energy stored is equal to half kx square. Clear है बच्चों? Yes, sir. हाँ अब देखो, regarding potential energy of a spring, the following point So regarding potential energy of a spring, the following points should be clearly understood. So first वाले में देखो, A is a normal position. यहाँ पे A is the normal position of the body in unstretched position of the spring. When the body is pulled from A to B, तो जब हम लोग इसको stretch कर रहे हैं, है ना, A to B हम लोग stretch कर रहे हैं यहाँ पे, where AB is equal to x, और कितने से हम लोग पुल कर रहे हैं, x डिस्टेंस से पुल कर रहे हैं, वर्क इज डन अगेंस्ट द रीस्टोरिंग फोर्स। तो रीस्टोरिंग फोर्स किधर लग रहा है, इधर लग रहा है, लेफ्ट साइड में। सो वर्क इज डन अगेंस्ट द रीस्टोरिंग फोर्स। पोटेंशियल एनर्जी स्टोर्ड इन द स्प्रिंग इज इक्वल टू हाफ kx स्क्वायर। मान लो x डिस्टेंस से हम लोग इसको स्ट्रेच करते हैं,
तो जो इसमें पोटेंशियल एनर्जी होगा दिस इज इक्वल टू हाफ इंटू के एक्स स्क्वायर, राइट. Now if we were to leave the body at B after stretching the spring, it would move to A on account of potential energy stored in the spring. तो अगर हम लोग इसी को leave a body at B, अगर हम यहाँ पे इसको छोड़ देते, ठीक है, तो after stretching it would move, ये क्या होता है, ये अपने पोजीशन पे आता है, A पॉइंट पे आता बिकॉज ऑफ द रीस्टोरिंग फोर्स. बट ए पॉइंट पे आता तो उसका स्पीड अपने आप जीरो तो होता नहीं, तो ये क्या करता है, ये फर्दर अंदर के तरफ मूव कर जाता, बिकॉज हमने स्ट्रेच करके छोड़ा. जब ये ए पॉइंट पे पहुंचेगा उसका वेलोसिटी जीरो नहीं होगा, तो इट विल फर्दर कंप्रेस द स्प्रिंग और सी पॉइंट पे जाके ये रुकेगा, रेस्ट पे आएगा. उस पॉइंट के पे ऑलरेडी ये इसने कंप्रेस कर दिया, तो जो पोटेंशियल एनर्जी अब स्टोर हुआ, अब ये फिर से सी जो है इस डायरेक्शन में मूव करेगा, फिर नॉर्मल मतलब जो इस पे आएगा और वापस फिर एक्सटेंड कर जाएगा बी तक, ठीक है, अपने मीन पोजीशन पे आके वापस बी तक चला जाएगा. तो ये बेसिकली क्या हो रहा है, सिंपल हार्मोनिक मोशन हो रहा है. ऑब्जेक्ट जो है तुम स्ट्रेच कर रहे हो, वापस अपने पोजीशन पे आया, फिर कंप्रेस हुआ, फिर वापस अपने पोजीशन पे आएगा, फिर स्ट्रेच करेगा, और ये कंटिन्यूअसली ये प्रोसेस चलता रहेगा. क्लियर है? Yes, sir. तो ये जो प्रोसेस है, दिस कॉजेज SHM, बेसिकली सिंपल हार्मोनिक मोशन, जो कि हम लोग आगे डिटेल में करेंगे. सो यहाँ पे क्या कह रहा है, एट ए एक्स इज इक्वल टू 0, जो स्ट्रेच है, जो स्प्रिंग में एक्सटेंशन वगैरह या कंप्रेशन, दैट इज इक्वल टू 0. पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द स्प्रिंग जो ए पोजीशन पे रहेगा, यहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी क्या है, 0 है ना. अब the entire potential energy of the spring is converted into kinetic energy of the body at A. That is why the body cannot stop it at A. It goes over to the position C where AC is equal to minus x. तो ये जो यहाँ पे तुमने यहाँ पे जो पोटेंशियल एनर्जी 0 था, इसको स्ट्रेच करेंगे तो सारा पोटेंशियल एनर्जी जो इसमें स्टोर्ड इन द स्प्रिंग एट बी कितना हो जाएगा, हाफ के एक्स स्क्वायर. इसको यहाँ से छोड़ेंगे तो ये पूरा पोटेंशियल एनर्जी काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट हो जाएगा ए पॉइंट पे, क्योंकि वहां पे एक्स तो 0 है ए पॉइंट पे. सो पोटेंशियल एनर्जी ए पॉइंट पे 0 है, और काइनेटिक एनर्जी यहाँ पे दैट विल बी इक्वल टू द पोटेंशियल एनर्जी जो इनिशियली था. तो अब ये जो है स्पीड हाफ mv स्क्वायर, वो हाफ के एक्स स्क्वायर से इक्वेट करके v का वैल्यू निकाल सकते. सी पॉइंट पे जाएगा तो पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द स्प्रिंग फिर से हाफ के एक्स स्क्वायर हो जाएगा. तो अगर आप देखोगे तो ये ए से वापस जब सी पे जाएगा, राइट, ए से जब सी पे जाएगा तो ए पॉइंट पे काइनेटिक एनर्जी था, यहाँ पे टोटल पोटेंशियल एनर्जी था, यहाँ पे टोटल काइनेटिक एनर्जी आएगा, फिर सी पॉइंट पे आएगा तो फिर वो काइनेटिक एनर्जी पोटेंशियल एनर्जी में कन्वर्ट हो जाएगा. ठीक है. सो हम लोगों ने वर्क डन किया, दैट इज स्टोर्ड एज पोटेंशियल एनर्जी, right? That potential energy gets converted into kinetic energy at A, and that kinetic energy is again converted into potential energy at C. फिर potential energy वापस kinetic energy में convert होगा, kinetic energy वापस potential energy में convert होगा, और ये endless process चलता रहेगा अगर friction 0 है. अगर friction है तो there will be some amount of energy which will be wasted in overcoming that friction, and eventually after few to and fro motions it will come to rest. अगर friction 0 है तो there will be no resistive force, and उसके वजह से this object will keep on moving endlessly. Clear है बच्चों? Yes, sir. Sir. So यही कह रहा है, thus at C the kinetic energy of the body is converted fully into potential energy of the spring. From C the body moves to A again when whole of potential energy is converted into kinetic energy. This is repeated. The body thus starts vibrating simple harmonically about the equilibrium position A between the point B and C. B और C क्या हो गया, उसका extreme positions हो गया. Total energy in all the positions remain the same. तो यहाँ पे देखो, ये ग्राफ पहले भी हम लोग किए हैं. अब यहाँ पे देखो C पॉइंट पे, अगर हम पहले A पॉइंट पे देखो, A पॉइंट पे जो है ना, यहाँ पे जो
पोटेंशियल एनर्जी और काइनेटिक एनर्जी तुम देखोगे, ऐड करोगे तो काइनेटिक एनर्जी का ये जो ग्राफ है, बोल्ड वाला ग्राफ, ये काइनेटिक एनर्जी को रिप्रेजेंट कर रहा है। ये ग्राफ काइनेटिक एनर्जी को कर रहा है, और ये जो डॉटेड वाला है, ये डॉटेड वाला पोटेंशियल एनर्जी को रिप्रेजेंट कर रहा है। सो जो मीन पोजीशन पे पोटेंशियल एनर्जी 0 है, काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम, ठीक है। दोनों का सम क्या होगा, काइनेटिक एनर्जी के बराबर ही आएगा, जो कि टोटल एनर्जी। अब जब ये एक्सट्रीम पोजीशन पे जाएगा, वहां पे काइनेटिक एनर्जी 0 हो जाएगा, काइनेटिक एनर्जी 0 हो गया और पोटेंशियल एनर्जी मैक्सिमम हो गया, ठीक है। उसी तरह फिर से इस एक्सट्रीम पे भी पोटेंशियल एनर्जी मैक्सिमम है और काइनेटिक एनर्जी 0 है। सम ऑफ ऑल, मतलब टोटल एनर्जी इन ईच ऑफ दीज पोजीशंस, ए पॉइंट पे लो, सी पे लो, बी पे लो, या बीच में कहीं पे भी, यहाँ पे मान लो ये काइनेटिक प्लस ये पोटेंशियल को जब तुम ऐड करोगे तो टोटल एनर्जी तुम्हारा कांस्टेंट ही है। Now if Vm is the maximum speed and Xm is the maximum displacement, तो जो Vm है मैक्सिमम स्पीड है, Xm जो है मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट है, तो उस केस में हाफ एम वी एम स्क्वायर इज इक्वल टू हाफ के एक्स एम स्क्वायर, राइट। सो हाफ एम वी स्क्वायर इज इक्वल टू हाफ के एक्स स्क्वायर हो गया, लेट्स से। तो v इज इक्वल टू हाफ और हाफ कैंसिल हो गया, k बाय एम रूट अंडर k बाय एम और x होगा। ये इतने दूर तक है, पूरे पे नहीं। क्लियर है? xm बाहर है इसमें। क्लियर है बच्चों? Yes, sir. Yes, sir. ठीक है, चलो विल स्टॉप हियर फॉर द डे, और अगली क्लास में हम लोग न्यूमेरिकल्स करेंगे, वर्क एनर्जी थ्योरम और काइनेटिक एनर्जी वगैरह का, है ना।